क्या आवाज नहीं आ रही है? मैंने बोला ही नहीं था। चलो, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशंस 124, सेटिंग ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट एक बहुत बड़ी सिलेबस है। इसमें आप अगर रेगुलेशंस में कंप्लीट करना चाहे तो इनफ होगा, क्योंकि एक चैप्टर ही पूरी सपोर्ट है। ठीक है, अगर डिप्लोमा इन माइनिंग कर रहे होंगे आप या कर चुके होंगे तो उसमें आई थिंक 2 या 3 चैप्टर सपोर्ट के बारे में बताया जाता है या पढ़ा जाता है। तो बेसिकली सपोर्ट के बारे में हम लोग उतनी बातें नहीं करेंगे, बस रेगुलेशंस क्या कहता है ये देखेंगे। ओके। अगर आप अंडरग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर अंडरग्राउंड नहीं देखे हैं तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि किसी की घर या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ढलाई हो रही है। कोई कंस्ट्रक्शंस, ये छत है और ये रूम ढलाई हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, तो सीमेंट वेंट से हम लोग इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। ओके। तो होता क्या है कि जो सेंटरिंग वाले मिस्त्री रहते हैं या फिर टेक्निकल वर्ड में क्या, सिविल इंजीनियर, यस, जो सिविल इंजीनियर रहते हैं उन्हें सपोर्ट लगाना होता है। सपोर्ट लगाना होता है किस लिए? ताकि जो कंक्रीट रहे, ये इस पे हम लोग कंक्रीट डालेंगे तो ये कॉम्पैक्ट हो सके। कंपैक्ट हो सके तो ऐसे ऐसे बांस की, आज के टाइम पे आयरन रॉड आ गई है आयरन की, लेकिन उस समय बांस की रहती थी। ठीक है, और यहाँ पे शेटरिंग प्लाईबोर्ड होता था। पहले इसको फिल करते थे, फिर इसको देन आफ्टर सभी को। वो सिविल का काम है, हमें बस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो पहले के ज़माने में ये जो खुट्टा रहता था, खुट्टा, इसी को हम लोग सपोर्ट देके ढलाई करते थे, और जब कॉम्पैक्ट हो जाता था और जॉइंट हो जाता था, ढलाई हो जाता था, तो लगभग 15-20 दिन के बाद इसको हम लोग निकाल देते थे। कभी कभी ये हो, उसमें ये मैटर कभी कभी देखने को मिलता है ना, कि अगर ये खुट्टा, इसको हम लोग प्रोब बोलते हैं माइनिंग के टर्म में, तो अभी हम माइनिंग में घुसे नहीं है, तो ये खुट्टा कभी कभी लूज हो जाता था। मतलब आप अगर दिखाओगे सेटरिंग वाले ऐसे इसको पुश करोगे तो डोलते रहता था, तो इसको ऐसे ऐसे डोलते रहता था। ठीक ना, तो इसको टाइट करने के लिए सरफेस तक ये पूरा नहीं पहुंचता था, या फिर हल्का सा 1-2 सेंटीमीटर गैपिंग रहता था, इसलिए वो इधर उधर डोलते रहता था। तो इसी को कम टाइट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते थे? खुट्टी। क्या? खुट्टी। और ये खुट्टी को हम लोग एज ए माइनिंग के लैंग्वेज में स्लीपर बोलते हैं। स्लीपर लोकल लैंग्वेज में, और बुक के लैंग्वेज में लीड, LEAD, लीड LID या LED, स्पेलिंग क्या है? LID, लीड। ठीक ना। तो यहाँ तो सेटरिंग वाले मिस्त्री ने जैसे तैसे पटरा उटरा का स्लीपर दे दिया, लीड दे दिया। ठीक ना, लेकिन माइनिंग के टर्म में ये जो खुट्टा है इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए और ये लीड का डायमेंशंस क्या होना चाहिए, ये सारे रेगुलेशन के तहत हमको
देखना या फिर रखना होता है। ठीक, तो इसी को हम लोग LID लीड कहते हैं। ठीक है, अब इसको अलग से बनाए फिगर तो ये आपका इस तरह का देखने को मिलेगा। ये आपका लीड बन गया। ठीक, लीड बन गया। अब लीड की डायमेंशन क्या होती है, ये बहुत बार सब्सिडी एग्जामिनेशन में वैकेंसी में पूछी गई है। तो डायमेंशन क्या होती है, गेस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होनी चाहिए डायमेंशंस। अगर डायमेंशंस अगर ट्रिक याद नहीं है आपके पास तो आप इसको ट्रिक में ऐसे समझो, 5, 25, 75। ठीक है, 25, 25 प्लस 8 कर दो। 5 5 कितना होता है, 5 इंटू 5। पहले 5 हमेशा याद रखना। ठीक, 5 इंटू 5 25 हो गया ना। और इसमें फिर आप कितना ऐड करने से 75 हो जाएगा, 50। ऐड करने से 75 हो जाएगा। तो ये हमेशा 052575, बस सिंपल ये डाटा हमेशा याद रखो। ठीक है, तो ये जो 25 है, ये 25 सॉरी, ये जो 5 है, ये 5 क्या है, सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमेशा याद रखिएगा कि मीटर SI यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। किलोमीटर में हमारे पास कुछ होता नहीं है माइनिंग के टर्म में, बट मीटर होता है। न्यूमेरिकल अगर दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर को, फिर आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो वैसे केस में आप फंस सकते हैं। तो यूनिट को हमेशा आप देखिए। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन लीड का होता है वो क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए और ये लंबाई कितना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर। ओके, और चौड़ाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई इसका 25 सेंटीमीटर और मोटा 5 सेंटीमीटर, दिस वन। तो यही डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, प्लस रेगुलेशंस में इसको सजा के ऐसे लिखा हुआ है कि वेयर ए क्रॉप इज सेट ऑन ए सैंड और अदर लूज मटेरियल, ए फ्लैट बेस पीस not less than 5 centimeter thickness, 25 centimeter wide and 75 centimeter in length. Okay, 5 centimeter thickness, wide, length, ये आपका क्या हो गया, मोटाई, थिकनेस, चौड़ाई, और ये लेंथ। ठीक, बट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, नॉट मोर देन 75 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 25 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर। ये जहां आपने मिस्टेक किया तो फिर नंबर गया। तो ये नॉट मोर देन भूले नहीं आप लोग, ओ सॉरी, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन भूले नहीं आप लोग। ठीक, यही सेकेंड पॉइंट कहता है, वेयर ए प्रोब इज सेट ऑन सैंडस्टोन। हाँ, एक बात और इसमें नोटिस कीजिएगा कि प्रोब यानी कि जो हमारा खूंटा है वो फ्लैट बेस पीस
हम लोग इसको लीड बोले, स्लीपर बोले, फ्लैट बेस पीस, PIECE या जो भी होगा, तो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में इसको फ्लैट बेस पीस। ओके, अब ये लगाए कहाँ जाएंगे? यहाँ तो सेटरिंग वाले जो हिल डोल कर रहा है उसके लिए पैकिंग कर दिया, टाइट हो गया, ठीक ना। लेकिन माइंस में कहाँ लगाए जाएंगे? ये अंडरग्राउंड कंडीशंस है। ओके, और आपको फ्लोर और रूफ, अगर ये आपका रूफ है, ये रूफ है और ये आपका फ्लोर है, और फ्लोर आपका लूज मटेरियल है या फिर सैंड स्टोन का मटेरियल है, सैंड स्टोन है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पैकिंग यानी कि सपोर्ट को टाइट रखने के लिए फ्लैट बेस पीस का यूज करना है, जिसकी थिकनेस नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, वाइड नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेंथ नॉट लेस देन 75 सेंटीमीटर। ओके, ये कंप्लीट सेकेंड पॉइंट। अच्छा, उसके बाद लीड जो हम लोग देखे थे नीचे, लीड यूज्ड ओवर ए प्रोब सोल हैव ए वाइड नॉट लेस देन डायमीटर ऑफ द प्रोब, ए थिकनेस नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? नीचे वाले को हम लोग फ्लैट बेस पीस का नाम दिए, ये पैकिंग जो खूंटा लगाए इसको माइनिंग के टर्म में फ्लैट बेस पीस का नाम दिए, ठीक। अब यही चीज हमारा फ्लोर में ना लग के रूफ में लगा, ये यहाँ पे लगाए, चलो इसके लिए अलग बना देते हैं। वही चीज नीचे ना लग के, हो सकता है कभी कभी ऊपर भी ढीला रहे, तो उसको टाइट करने के लिए पैकिंग देंगे, और माइनिंग के टर्म में उस पैकिंग को क्या बोलते हैं? LID, इसी को लीड। मतलब यही चीज, मतलब यही इसी का जो काम कर रहा है, सेम चीज ये भी वही काम करेगा। लेकिन अगर ये फ्लैट में, अगर ये बेस में रहे, फ्लोर पे रहे, तो ये फ्लैट बेस पीस कहलाने लगता है, और वही चीज अगर ऊपर में रहे तो ये क्या कहलाता है? लीड कहलाता है, LID, लीड। अब लीड का ये जो डायमेंशंस होता है वो हमें देखना होगा, ठीक है। रेगुलेशंस क्या कहता है कि द लीड यूज्ड ओवर ए प्रोब शोल हैव ए वाइड not less than the diameter of the probe। मतलब ये जो प्रोब है, खूंटा है, इसकी जो डायमीटर है, जितनी डायमीटर है उतनी इसकी वाइडनेस होगी। थिकनेस है या वाइडनेस है? नॉट, हाँ वाइडनेस है। ओके, मतलब जो लीड की वाइड होगी, डायमीटर ऑफ द प्रोब नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ द प्रोब। उधर नजर नहीं आ रहा ना, यहाँ देखिए, ये जो लीड हम लोग लगाएं, ये लीड का चौड़ाई कितना होगा, वाइड कितना होगा? नॉट लेस देन डायमीटर
या फिर आप इसको शॉर्टकट में लिखिए डाया ऑफ द रोफ प्रोप, दिस वन, ये खुट्टा, खुट्टा को इंग्लिश में प्रोप, ठीक है, नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ द प्रोप। ठीक, अब इसमें क्या इसकी लंबाई और क्या बताई गई है ऑफ द प्रोप एंड, अच्छा वो वाइडनेस हो गया हमारा, एंड थिकनेस नॉट लेस देन द 8 सेंटीमीटर और लेंथ नॉट लेस देन द 50 सेंटीमीटर। अब इसकी जो चौड़ाई थिकनेस होगी, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी कितना होगा, नॉट लेस देन दी 8 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर और लेंथ LENGTH, लेंथ नॉट लेस देन दी 50 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला डायमेंशन आपको फ्लैट बेस पीस का रिमेंबर कीजिए, फ्लैट बेस पीस का डायमेंशन, इसका डायमेंशन ये रहा, लेंथ रहा, ये वाइड रहा और ये थिकनेस रहा। ओके, लेंथ कितना, नॉट लेस देन दी 75 सेंटीमीटर, वाइड कितना, नॉट लेस देन दी 25 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना, नॉट लेस देन दी 5 सेंटीमीटर। आप हमारे साथ अगर वीडियो देख रहे हैं तो जिस तरह मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं आप भी प्रोनाउंस करिए और अपनी नोटबुक में कंटिन्यू लिखते जाइए। ऐसे में क्या होता है कि दिमाग में भी बैठता है, प्रोनाउंस से भी सिक्स सेंस काम करता है तो कानों में गूंजता है, तो ऐसे में आपको आसान हो जाता है याद करना या याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैट बेस पीस का ये रहा। अब लीड का, फ्लैट बेस पीस हमेशा याद रखिए नीचे लगता है, लीड कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। ठीक है, तो लीड का डायमेंशन क्या है, इसका वाइड नॉट लेस देन द डाया ऑफ द प्रोप। अब ये जो डाया है जितना मोटा होगा उससे कम नहीं होना चाहिए डाया ऑफ द प्रोप। थिकनेस नॉट लेस देन द 8 सेंटीमीटर, लेंथ नॉट लेस देन द 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अच्छा, एक डाटा इसमें दिया है 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर क्या है आप समझ सकते हैं, 50 सेंटीमीटर क्या है। अगर ये आपका गैलरी है, ये गैलरी है, मैं जरा इंक डाल लेता हूं। लाइट वाइट ब्राइटनेस क्यों नहीं ज्यादा हो रही है, एक मिनट को तो ठीक है। हाँ देखो, एक डाटा 50 सेंटीमीटर है तो ये आपका पिलर हो गया, ये आपका गैलरी हो गया और यहां भी पिलर हो गया। ठीक, अगर आप क्रॉस बार लगाते हैं, क्रॉस बार कैसे लगेगा,
ये यहाँ से एक प्रोब खड़ा किए, प्रोब मतलब खूंटा, और यहाँ से एक प्रोब और इसके यहाँ से एक लीड, और इसी पे क्या होता है हम लोग क्रॉस बार लगा दिए। ठीक है, क्रॉस बार लगा दिए। तो ये जो क्रॉस बार लगाने का तरीका है, यहाँ पे लकड़ी है सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो क्रॉस बार लगाने का तरीका है, आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ बाहर निकला हुआ है, यहाँ से भी कुछ बाहर निकला हुआ है। ये किस लिए बाहर निकला हुआ है? क्योंकि एग्जैक्ट इसका जो लोड पड़े पिलर पे भी आए और खुट्टा पे भी आए। अकेले ये खुट्टा पे प्रोप पे आता है तो हो सकता है प्रोप फ्रैक्चर कर जाएगा, किसी ना किसी दिन टूट के वो गिर जाएगा। बट इसका सपोर्ट कहाँ पे आ जाएगा? सपोज दैट ये प्रोप लगा दिए यहाँ और यहाँ भी प्रोप लगा दिए। ठीक, तो ये जो 50 सेंटीमीटर डाटा दिया है, तो 50 सेंटीमीटर इसी के लिए डाटा दिया है कि 50 सेंटीमीटर आपको खांजा काटना है अंदर, यहाँ इतना 50 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन दी 50 सेंटीमीटर या जो भी है, नॉट लेस देन दी है क्या? नहीं है, वो मेंटेन नहीं है, कम से कम लिखा हुआ है। कम से कम 50 सेंटीमीटर का आपको खांजा काटना है, ताकि जो प्रोप या फिर लीड रहे हमारा ऊपर में, उसका सपोर्ट इस पिलर पे भी आए। ठीक है, ये कम से कम 50 सेंटीमीटर, यही चीज। अब ये जो हो रहा, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे चला जाएगा, आ गया ना 50 सेंटीमीटर, इस पे भी लोड, इस पे भी लोड, खुटा पे भी लोड, प्रोप पे भी लोड, ये पूरा सटा रहता है वहां तक। ये मैं बस समझाने के लिए इसको थोड़ा सटा के दे दिया, ठीक ना। और ये गैलरी हो गया, आ गया ना सपोर्ट, यही 50 सेंटीमीटर डाटा मेंटेन है। अच्छा, क्रॉस बार में ही स्लीपर, ओके। और इसमें क्या डाटा बताने लायक है? अच्छा, कहीं कहीं इसको शायद वेज भी कहा गया है, इसको कहीं कहीं वेज भी कहा गया है। तो वेज भी कहा गया है, तो इसको देखेंगे। अगर ये आपका इस तरह का, चलिए आगे पॉइंट में हम लोग देखेंगे ये चीज, ठीक ना। और इसमें हाँ, इसका जो प्रोप का जो खूंटा का लेंथ होता है, ये कितना होता है? ये तो सभी को पता होगा, 1.2 मीटर होता है। ठीक है, 1.2 मीटर खूंटा होता है, खूंटा का लेंथ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोगिंग मेंबर बोलते हैं। ठीक है, 1.2 मीटर लेंथ कोगिंग मेंबर। प्रोप प्रोप नाम नहीं दिया हुआ है क्या? चलिए, तो फिर रेगुलेशंस को रीड करते हैं। Regulations 124, setting of support. Every prop shall be securely once of the sound foundations and shall be kept tight against the roof. Okay, जितनी प्रोप होगी वो आपको सिक्योरली सेट करनी है और पूरी टाइट होनी चाहिए रूफ तक। Okay, second point, where a prop is set on a stand or other loose material, a flat base piece not less than 5 cm thickness, 25 cm in wide and 75 cm in length shall be used. वही फ्लैट बेस पीस की डाटा दिया हुआ है, और वो अगर कोई प्रोप जहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ पे सैंडस्टोन या लूज मटेरियल का सरफेस हो, ठीक है, फ्लोर हो। The lead used over a probe have a width not less than the diameter of the probe, thickness not less than 8 cm and length not less than 15 cm। वो वाला डाटा, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है एवरी बार सेट ऑन सपोर्टिंग द रूफ ऑफ द रोडवे शॉल बी सेट सिक्योरली ऑन प्रोप और कोग शॉल बी
securely fixed on the side of the roadway in hole at least 50 सेंटीमीटर डीप। हाँ, ये जो खांजा है 50 सेंटीमीटर अंदर घुसा के डीप काट के किया जाता है। Made from the sides of the roadway and shall be made and kept tight against roof of the where legging is necessary. The number of leggings shall not less than the one of the every meter length of the bar and leggings shall be not made and kept tight against the floor. Okay. इसके बाद 5वां पॉइंट कहता है एवरी कोक यूज्ड ए सपोर्ट शॉल बी वेल बिल्ड ए सेट ऑफ नेचुरल फ्लोर और सिक्योर फाउंडेशंस एंड शॉल बी मेड ए कीप टाइट मेंटेनेंस एंड मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द फ्लोर। हाँ, कहता है कि जो सपोर्ट हम लोग कोक का लगा रहे हैं वो जो फ्लोर है नेचुरल जो फ्लोर है उसमें सिक्योर फाउंडेशंस करना है। मतलब इस तरह का आपको बनाना है कि ये जो फ्लोर है यहाँ से थोड़ा सा भी गैप ना रहे, नेचुरल फ्लोर जो है थोड़ा सा भी गैप ना रहे, इस तरह का फाउंडेशन इस तरह का आपको तैयार करना है या फिर बनाना है। ठीक है। इन केस ऑफ टिम्बर फॉर इरेक्शंस ऑफ ए कोक इट शॉल बी सफिशिएंट to joggle two opposite sides provided that only 4 sides saw slipper shall be used for the gop edge support deploying panel in case of timber for erections। ये लाइंस थोड़ा मेरे को कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसको देख लीजिएगा। 7th पॉइंट के तहत कोगिंग मेंबर shall be not less than the 1.2 मीटर in length। कोगिंग मेंबर ये खूटा 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए इसकी लंबाई। ओके। बिफोर इरेक्टिंग क्रॉप्स ऑफ डिप्लरिंग एरिया प्रोप शॉल बी इरेक्ट एट द कॉर्नर ऑफ द ईच कोक। मतलब अगर आप प्रोप का सपोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, लगाए हुए हैं, तो अगर उसको आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉर्नर साइड वाला को ही निकालेंगे, ठीक ना, कॉर्नर साइड को ही निकालेंगे, देन आफ्टर आप धीरे धीरे आगे सब निकाल सकते हैं। इन इंक्लाइन सीम द सपोर्ट प्रोप एंड कोक शॉल बी सो सेट एज ए इंश्योर मैक्सिमम सपोर्ट हैविंग इरेक्टिंग। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज, ठीक है, बस कहानी डाटा लिख दिया है। फिर 10th में एवरी लेग एंड एवरी प्रोमिनेंट क्रैक स्लिप ग्रुप शॉल बी कीप सपोर्टेड विद द लिस्ट पेयर लोग ऑफ के क्रॉस बार से ओवर हैंगिंग साइड्स एवरी टेस्ट प्रोवाइडेड नॉट प्रेक्टिकल स्टेप ऑफ सो ट्रेबल मींस ऑफ सपोर्ट where sand or other materials stowed a pack of form purpose of the support it shall be packed and tight practical roof and sides and support shall be tested as necessary except with no against the purpose support loose a broken diagram shall be tightness replace reset at least delay in the particularly before the persons allowed to pass or resume work of the इंटरप्रेशंस। हाँ, ये 13 पॉइंट मेरे को थोड़ा लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा है कि जो रूफ एंड सपोर्ट के लिए हम लोग कोक मेंबर या फिर लीड या फिर फ्लैट बेस पे जो भी यूज कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, ठीक ना, उसकी एग्जामिनेशंस आपको करना है। अगर आपको डाउट लगे कि ये कोक मेंबर खराब हो चुका है, ये चर की आवाज आ रही है, यानी कि ये टूटने वाली है या फिर फ्रैक्चर्स आ गया है, तो आप इसको जितना जल्दी होगा चेंज कर सकते हैं मैनेजर या फिर अपने सीनियर सुपरवाइजर को कह के इसको चेंज करवा सकते हैं। चेंज करवा सकते नहीं, चेंज करवाना ही है। ओके। और ये किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज बनाई गई है। कोई भी वर्कर्स किन्हीं को भी अगर डाउट लगे इसमें किसी प्रकार का भी, तो वो सीनियर सुपीरियर अपने से बड़े पदाधिकारी को या अधिकारी को बोल के वो काम करवा सकते हैं। ठीक है।
14 point where floor coal or roof coal is taken, shorter props will be replaced with a longer prop. Every place where the roof and not not 19 but where the roof bolt are used supporting bolts and shall be securely fixed. हाँ ये चीज 17 पॉइंट नंबर ये मेरे को थोड़ा सा लगा। सपोर्ट तो हम लोग प्रोप के बारे में पढ़ लिया, अब यहाँ रूफ बोल्टिंग के बारे में बात आती है। रूफ बोल्टिंग बताइए डायमेंशन क्या होता है रूफ बोल्टिंग का। एक रड रहता है, एक मिनट, रूफ बोल्टिंग डिप्लोमा में जब हम लोग क्लास चलेंगे उसमें टाइप देखेंगे। रूफ बोल्टिंग के लगभग 4 टाइप है, कैप्सूल रूफ बोल्टिंग, सीमेंटेड रूफ बोल्टिंग, ये सब 4 तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा रड रहता है जिसकी लेंथ रहती है कितना 1.2 या 1.5 सेंटीमीटर। 1 मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, मैं भी दिमाग से उठ गया। 1.5 मीटर की ये रड रहती है, ये 1.5 मीटर की। अब बताइए ये थ्रेड कितनी दूरी तक रहती है। थ्रेड की यहाँ से 150 mm तक थ्रेड रहता है। 150 mm इतना ही तक आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक। और ये तो रड रह गया। प्लेट का डायमेंशंस क्या होता है, ये जो प्लेट है इसका डायमेंशंस क्या होता है बताइए, थिकनेस बताइए। और इसकी भी यहाँ जो नट लगता है हेक्सागोनल नट, इसकी भी नट का भी डायमेंशंस बताइए। हेक्सागोनल नट रहता है, एक 2 3 इस तरह का हेक्सागोनल नट रहता है। तो प्लेट का जो डायमेंशन रहता है वो 150 mm, 150 mm एंड चलिए ये 150 by 150 रहता है, 150 mm into 150 mm। अब और ये नट का जो डायमेंशंस रहता है, नट का डायमेंशंस क्या है 30 mm, मतलब इसकी हाइट कितनी है 30 mm तक की इसकी हाइट है, 30 mm। और इसमें कुछ डाटा है क्या, हाँ रड की जो चौड़ाई है ये कितना है 22 mm, 22 mm, ठीक। 30 mm नट का, 22 mm रड का और प्लेट का 150 into 150। पूरी लंबाई रड की 1.5 मीटर और थ्रेड कितना तक रहता है 150 mm तक थ्रेड लगा रहता है। हाँ ये किस किस थ्योरी पे डिपेंड करता है, सस्पेंशन थ्योरी, बीम थ्योरी, क्यू थ्योरी, ये सब डिप्लोमा की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। हाँ लगाने का तरीका क्या होता है कि कितने डिस्टेंस पे लगाया जाता है वो तो डिसाइड होगा, स्टार्टर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि रूफ बोल्टिंग लगाने का तरीका क्या है। बट बेसिकली ये फ्लोर है, फ्लोर से 0.6 सेंटीमीटर नहीं 0.6 मीटर, ये 0.6 मीटर की डिस्टेंस से आपको यहाँ पे लगाना है। फिर यहाँ से जो भी फेस या जो भी रूफ होल्डिंग की दूसरी डिस्टेंस होगी वो कम से कम 1 मीटर तक। और ये डिसाइड होता है स्टार्टा पे डिपेंड करता है कितना डाटा, ठीक है। अच्छा लोड कैपेसिटी कितना आता है, हाफ आवर में इसका 3 घंटा आता है, 1 घंटे में 5 घंटा आता है,
5 टन आता है, सॉरी हाफ आवर में 3 टन आता है, फिर 2 घंटे में 5 टन आता है, उसके बाद 24 घंटे में 8 से 10 टन आता है लोड कैपेसिटी। तो ये इसका डाटा रहा, ठीक है। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा मैंने क्या लिखा है, क्या स्टील सपोर्ट के बारे में आपको बता दूं क्या? स्टील सपोर्ट जब सपोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चलेंगे। और इसमें कुछ बताने लायक है क्या, डाटा है क्या हमारे पास? एक कोक मेंबर से दूसरा कोक मेंबर की जो डिस्टेंस होगी वो नॉट लेस देन 1 मीटर होना चाहिए, एक प्रोप से दूसरी प्रोप तक। स्लीपर डाया 10 सेंटीमीटर। वुडन कोक यूज होने वाली स्लीपर कोक मेंबर की लंबाई कितनी होगी? स्लीपर डाया 10 सेंटीमीटर। और इधर कुछ देख लेते हैं। चलिए अब आगे की पॉइंट में देखते हैं। 17 पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा रूफ बोल्टिंग के बारे में। डाटा भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, अगर ये डाटा गलत तो नहीं है, बट सर्कुलर से मैंने इसको कलेक्ट किया है, हो सकता है मिस्टेक हो तो आप भी देख लीजिएगा, बट सही है। मैं सही इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप बाद में हमें ना ब्लेम कर दे सर कि जो डाटा बताया वो आप डाटा गलत बताया, ठीक ना। तो इसलिए मैं डाटा सही रहने के बावजूद भी मैं बता दे रहा हूँ, आप अपनी डाटा जो है आपकी वो एक बार मिस मैच या मैच कर लीजिएगा, ठीक है। हमसे एक बार ना सेफ्टी ऑफिसर पूछे थे कि सर हमसे पूछे थे कि पंकज बताइए कि रूफ बोल्टिंग हम लोग करते हैं वो कितने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने बता दिया था कि सर नॉट लेस देन 1 मीटर। एक रूफ बोल्ट और दूसरी रूफ बोल्ट की जो डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर से कम नहीं होती है, कम नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर और कंडीशंस क्या है उसमें, फिर मैंने साइड वाली कंडीशन बता दी। सर साइड से जो पहला रूफ बोल्ट लगेगा वो 0.6 मीटर से डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक। ये सब सारे कंडीशन बता दी। उसके बावजूद भी वो पूछें कि पंकज बताइए किस बुक में ये आपको डाटा मिल गया, किस बुक में जैसा आपने पढ़ा है। मैंने बता दिया सर कि ओवरमैन हैंडबुक में मैंने ये डाटा देखा था। वहीं मेरे को डांट सुनने पड़ी कि हमारा माइंस ओवरमैन हैंडबुक चलाएगा, हमारा डाटा ओवरमैन हैंडबुक देगा, हमारा माइंस ओवरमैन हैंडबुक के अकॉर्डिंग चलेगा। रिमेंबर इट, जो भी डाटा जो भी माइंस चलाता है वो कौन चलाता है? डीजीएमएस जो डाटा देता वही डाटा हमेशा याद रखना, अदरवाइज एग्जाम में। तो इसलिए अगर सर्कुलर आप देख रहे हैं डीजीएमएस द्वारा जो सर्कुलर आते ही है वो कंटिन्यू देखते रहिए, उसमें डाटा भी कभी कभी चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सर्कुलर की डाटा को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 18th में क्या है? पावर सपोर्ट हाइड्रोलिक चोक लिंक बार सोल बी एडवांस soon practicable wave taken of the option ensure that the unsupported newly exported kept in minimum. Power support hydraulic support prop set on the securely checked टाइम टू टाइम। हाँ, इसमें कह रहा है अगर कहीं माइंस में पावर सपोर्ट यूज होता है, हाइड्रोलिक चोक या फिर प्रोप या फ्रिक्शन प्रोप यूज होता है तो टाइम टू टाइम आपको चेक करना होता है। उसमें भी हाइड्रोलिक सपोर्ट है तो हो सकता है ऑयल या फिर हाइड्रोलिक ऑयल का जरूरत पड़े या कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज आपको चेक करना है, ठीक है। 19 of 20 में एनी डिफेक्ट इन एनी डिटेक्टेड पावर सपोर्ट ऑफ हाइड्रोलिक, और कुछ भी डिफेक्ट रहा तो आपने सुपीरियर को आप इन्फॉर्म कीजिए और उनको बोलिए कि ठीक करवाने के लिए या चेंज करवाने के लिए। Where by reason of irregularities in the roof floor side and due to any other reasons power
support hydraulic becomes ineffective. Conventional support sufficiently number shall be used. अगर कुछ इरेगुलरिटी शेप या कुछ दिखे फ्लोर पे रूप पे तो आपको ही तय करना है कि उसमें कितने सपोर्ट लगाएं कि वो नॉर्मल वे में खड़ा हो जाए या फिर नॉर्मल वे में। इरेगुलरिटीज मतलब क्या, ये आपका फ्लोर है और किसी दिन ये ऐसे थोड़ा सा नीचे आ गया या धस रहा है, तो यही इरेगुलरिटीज इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप प्रोब लगा दीजिए, कितना प्रोब लगेगा, कितना स्टील चौक या जो भी लगेगा आप लगा दीजिए सपोर्ट में, ताकि हो सकता है धसे नहीं और ऊपर ऊपर तो ठेलना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चल जाता है और इधर आपका बचा रहे हैं लोग, ठीक है। यही है 21 में, और बाकी कुछ है नहीं। 25 में विड्रॉल ऑफ सपोर्ट है, इसमें भी ज्यादातर कहानी है, इसको भी साथ ले चले। हाँ चलिए चलते हैं। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, इसमें कुछ कहा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ कहानी है, देख लेते हैं। (125) withdrawal of support, where whenever support are to be withdrawn, the withdrawal shall be done in a such manner in a manager may be order। मतलब जो भी SOP बनाएंगे विड्रॉल ऑफ सपोर्ट के लिए वो मैनेजर ही बनाएंगे, और मैनेजर द्वारा जो भी पॉइंट्स रखे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको विड्रॉल करना है। तो पहला पॉइंट्स इसमें दिया हुआ है, the order referred in sub regulation 1 shall be covered the supply and use appropriate tools and safety contributions। हाँ, supply एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स, और आपके पास सेफ्टी कंट्रीब्यूशन सब चीज रहना चाहिए। द सेटिंग स्टेयर सपोर्ट एंड कंट्रोल कोलैप्स रूफ विच सपोर्ट ऑफ गिविंग विड्रॉल। ओके, द सीक्वेंस ऑफ द विड्रॉल सपोर्ट एंड विड्रॉल को प्रेसिडेंट विड्रॉल कॉर्नर पर, वही सीक्वेंस है, आपको सपोर्ट को हटाना है, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ कॉर्नर से ही शुरुआत करनी है। सेफ पोजीशनिंग ऑफ द पर्सन इंगेज ऑपरेशन, किसी भी सपोर्ट को हटाने से पहले वहाँ के वर्कर स्टाफ को पहले सेफ पोजीशन में ले जाएं, उसके बाद ही आपको वहाँ का कोक या फिर जो भी सपोर्ट है उसको हटा के अपना दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। बट ऐसा इसलिए कहा गया है कि हो सकता है कि ये आपका गोफ है, इसके पीछे गोफ है और यहाँ से हम लोग सपोर्ट को हटा रहे हैं, सब चीज खोल खाल के हटा रहे हैं, ठीक है, खोल खाल के हटा रहे हैं, और यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, इस पिलर पे यहाँ काम कर रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट को हटाएं, हो सकता है कि अचानक ये एयर ब्लास्ट ले ले या धंस जाए नीचे, जिससे एयर ब्लास्ट हो तो सब सारे वर्कर को डिफेक्ट हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएंगे, एक्सीडेंट का मैटर हो सकता है। तो इसीलिए कहता है रेगुलेशंस कि इसको पहले वर्कर को सेफेस्ट जगह पे यानी सुरक्षित जगह पे रखो, उसके बाद प्रोब को हटाओ। उसके बाद ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन फॉर इंस्टीट्यूट ऑपरेशन। हाँ, और ये सब करने के लिए सपोर्ट को कैसे हटाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सब सारे ट्रेनिंग दिए जाएंगे। कौन देंगे? मैनेजर देंगे, ठीक है। इसके बाद सुपरविजन ड्रिल। हाँ, एक सुपरवाइजर रहेगा सपोर्ट को हटाते वक्त, ठीक ना, वर्कर अपना हटाएंगे और एक सुपरवाइजर रहेगा जो कि वो देखेंगे कुछ भी डिफेक्ट या कुछ दिक्कत हो तो वो आपको आवाज देंगे या उसके कंडीशंस पे आपको काम करना होगा। इन एवरी माइंस वेयर पावर सपोर्ट आर यूज्ड, द ड्यूटी ऑफ द ओनर एजेंट मैनेजर प्रिपेयर द इंस्टॉलेशन पावर सपोर्ट एंड विड्रॉल ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटीज रहती है कि जितने भी आपके माइंस में पावर सपोर्ट या कोई भी सपोर्ट की डिमांड्स है तो आपको ही पूरा करना होगा, यानी कि और आप ही की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वहां तक या फिर माइंस तक आपको सपोर्ट मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने की। ओके, चौथा पॉइंट में है द प्लान रेफरेंस विद रीजनल इज बिफोर इम्प्लीमेंट। हाँ, रीजनल इंस्पेक्टर को किसी प्रकार का दिक्कत लगा तो वो दिशा निर्देश देंगे, उसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट जो भी है करना होगा। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट रेगुलेशंस 126 है प्रोविजन ऑफ रूफ कैनोपी और कैप्स। इसमें भी कहानी है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो कैनोपी आप समझ रहे, छत जहां SDL बैठता है ऑपरेटर, उसके ऊपर
देखिएगा छत रहता है, कैनोपी उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें ऊपर से मटेरियल कुछ भी गिरे तो कैनोपी पे गिरे ताकि ऑपरेटर हमारा सुरक्षित रहे। ठीक है, और उसकी जो सीट रहती है वो कैसा डिजाइन रहती है, अर्गोनोमिकली। अर्गोनोमिकली मतलब इस तरह का सीट का डिजाइन है जिसमें आप बैठ के किसी भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, बट और आप कंटिन्यू उसमें बैठ, आपको लगेगा थकान कम लगेगा उसमें, और थका हुआ कभी महसूस नहीं होगा। इस तरह का गद्दा या इस तरह का एयर बैग्स या फिर एयर सीट्स फॉर्म्स जो रहता है वो साइंटिफिक नेम दिया साइंटिफिक या फिर टेक्निकल वर्ड दिया गया एर्गोनॉमिकली सीट्स। ओके, और कुछ इसमें 126 में है नहीं कि आपको कुछ बताएं। अच्छा, 127 में स्टीप वर्किंग इन द वर्किंग हैविंग इंक्लिनेशन 30 मोर द हॉरिजॉन्टल प्रिकॉशंस। हाँ, रेगुलेशंस 127 चलते हैं। स्टीप वर्किंग यानी कि अगर सीढ़ी में या फिर आप हाइट में काम कर रहे हैं मोर देन 30 डिग्री, तो आपको वहां पे क्या लेना है, प्रिकॉशंस लेके ही काम करना है। जैसे प्रिकॉशंस में क्या आ जाएंगे, सेफ्टी बेल्ट आ जाएंगे आपका। ठीक है, उसके बाद कहता है नो पर्सन शुड बी वर्क एनी प्लेस इंक्लाइनेशन। हाँ, जहाँ नॉट मोर देन हॉरिजॉन्टल अनलेस द सेवेस्ट, और वहाँ कोई भी पर्सन 45 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइन रहे तो विदाउट सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन अदरवाइज सेफ गार्ड, ये तीनों आपके पास होना चाहिए, तभी आप वहां पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेशंस 128 फेंसिंग एंड गेट्स है। फेंसिंग एंड गेट्स एक बड़ी चैप्टर है, 10 तरह की फेंसिंग होती है, तो इसको डीपली पढ़ना होगा, तो ये चीज हम लोग स्किप नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हम लोग देखेंगे। फिर एग्जामिनेशन ऑफ सरदार यानी कि 132 तक रेगुलेशंस है, उसके बाद नेक्स्ट रेगुलेशंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की रेगुलेशंस स्टार्ट होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।